जियोग्राफी में एनवायरनमेंट की सीरीज़ में लैंड पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन में आज हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है बायो माइनिंग और दूसरा टॉपिक है बायो मिथेनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अब तक लैंड पॉल्यूशन के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की। जब हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की तो उसके तहत हमने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया कि वेस्ट टू एनर्जी कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड प्रोसेस हमने सिखा दिया कि उसी वेस्ट यानी कि ड्राई वेस्ट, ट्रैश का यूज़ करके आप रिफ्यूज डिराइव फ्यूल RDF कैसे बना सकते हैं। हमने इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि ड्राई वेस्ट के ये दो तरीके आपको बताएं। इसमें अब हमें कुछ प्रोसेसेस बताने हैं, जैसे इंसिनरेशन तो करा दिया जब हमने वेस्ट टू एनर्जी बढ़ाई। अब हमने इसमें पायरोलाइसिस कराना है, गैसिफिकेशन कराना है, हीट प्लाज्मा हीटिंग करानी है, वो कराएंगे। ऑर्गेनिक की तरफ हम आए हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसमें हमने आपको बायो रिमीडिएशन कल पढ़ा दिया हर एस्पेक्ट में। इसमें एक स्टेप आज आगे बढ़ रहे हैं, बायो माइनिंग और बायो मिथेनेशन हम आपको कराएंगे। बायो माइनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। चलिए समझते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए आज की डेट में अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको ये चीज़ तो क्लियर है कि चाहे ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट है, चाहे इंडस्ट्रीज़ हैं, मशीन्स हैं, एनीथिंग, मेटल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज मेटल के बिना नहीं हो सकता। मेटल की अपनी क्वालिटीज़ हैं, लस्टर होती है, कंडक्टिविटी होती है, डक्टिबिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है, ये सारे हैं। इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से मेटल की यूटिलिटी बहुत ज़बरदस्त है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, और उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज़ और विकास इसी के आधार पर खड़ा है। लेकिन मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर अगर हम ध्यान से देखें तो वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आज की डेट में मेटल एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल है वो सिंपली या तो आप एक्सकावेशन करेंगे ओपन कास्ट माइनिंग के थ्रू, या आप ड्रिलिंग मेथड का यूज़ करेंगे। कई तरह के मिनरल्स आज की डेट में हम फ्रैकिंग के मेथड से भी निकाल रहे हैं, लेकिन हम कन्वेंशनल मेथड में दो मेथड लेकर के चलते हैं। एक ओपन कास्ट माइनिंग जिसे ख़त्म करने को कहा जा रहा है, और एक ड्रिलिंग मेथड। होता क्या है, अर्थ की ये जो क्रस्ट लेयर है, अर्थ में क्रस्ट, मेंटल, कोर, अर्थ की ये जो क्रस्ट लेयर है ये अल्टीमेटली क्या है, ये रॉक है। ग्रीक और लैटिन भाषा में देखें तो लिथोस्फेयर है, इट इज़ अ लिथो। अब ये जो रॉक स्फेयर है, इस रॉक में, ये रॉक किससे बनी, मिनरल्स, सारी की सारी रॉक किससे बनी, मिनरल्स। ये जो मिनरल्स हैं, इन मिनरल से ही हमें मेटल मिलेंगे, इन मिनरल से ही हमें मेटल मिलेंगे। मतलब पूरी रॉक्स में से रॉक का वो हिस्सा माने मिनरल का वो हिस्सा जिसमें इतना का अमाउंट ऑफ मेटल अवेलेबल है जो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमी और क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसे एक्सकावेट करना वायबल है, तो वो पर्टिकुलर रॉक का वो हिस्सा यानी कि वो मिनरल्स क्या हो जाते हैं, ओर। वो मिनरल्स क्या हो जाते हैं, ओर। तो यहाँ पर एक बात तो तय हो गई कि हर मिनरल ओर नहीं होता, पर हर ओर मिनरल होता है। क्योंकि रॉक्स क्या है, मिनरल। मैं आपके सामने एक चट्टान रखूं, आप पहाड़ों पे घूमने गए हैं, अगर आप जियोफिजिसिस्ट, जियोलॉजिस्ट नहीं हैं, साइंटिस्ट नहीं हैं, और वहाँ पर गए हैं तो आप सेल्फी खिंचा रहे हैं, तो आपके लिए वो क्या है, रॉक है, आपके लिए वो क्या है, चट्टान है। लेकिन अगर एक जियोफिजिसिस्ट, जियो साइंटिस्ट वहाँ पर गया है, उसके लिए वो खनिज है, उसके लिए वो क्या है, एक तरह का मिनरल है। आपके लिए पत्थर है, उसके लिए मिनरल है। तो कुल मिलाकर के हर रॉक में मिनरल है, वो मिनरल ओर हो जाएगा जो ओर, मतलब कि वो मिनरल ओर में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें इतना का अबंडेंट अमाउंट में मेटल रिकवर हो कि वो हमारी टेक्नोलॉजिकल, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बाद इतने के रिटर्न्स दे कि सारी चीज़ें वाइबल फैक्टर पे कंड्यूसिव हों। आई बात समझ में। इस तरह से हम मेटल्स निकालते हैं। तो मतलब मेटल निकालने का प्रोसेस क्या है, माइनिंग। आप किस प्रक्रिया के थ्रू निकालते हैं, खनन प्रक्रिया, माइनिंग। माइनिंग क्या है, ओपन कास्ट माइनिंग है, नेक्स्ट ड्रिल माइनिंग है। ये दोनों मेथड आप यूज़ करते हो और माइनिंग करते हो। अब कुल मिलाकर के ये सुनने में बड़ा आसान लगा कि हमने ये मेटल निकाल लिया। सबसे पहला प्रोसेस ये है कि अगर आपको ओर से मेटल निकालना है तो उसके लिए प्रोसीजर आपके सामने होता है स्मेल्टिंग। आप स्मेल्टिंग के माध्यम से ओर से मेटल निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो ओर निकालना जरूरी है, तो ओर के लिए एक्सकावेशन करना पड़ता है। आप एक्सकावेशन करते हो। एक्सकावेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा आता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन करते हो। ट्रांसपोर्टेशन के बाद प्लांट में जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप क्रशिंग है। क्रशिंग के बाद ग्राइंडिंग होती है। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, और इस स्ट्रॉन्ग हीट ट्रीटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के बाद
जो चीज़ आपको फाइनली अवेलेबल होती है वो होता है मेटल। यानी कि ये प्रक्रिया अपना करके हमने एक्सकावेशन की, ट्रांसपोर्टेशन, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, हीटिंग, ट्रीटमेंट, केमिकल प्रोसेस और फाइनली हमें क्या रिकवर हुआ, मेटल। इस सारे प्रोसेस में हमने क्या देखा, सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये है कि एक्सकावेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, हीटिंग, केमिकल, आप कुछ भी करिए अल्टीमेट यूज़ ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एट एवरी स्टेप यू नीड पावर, और पावर जनरेट होगी फ्यूल से, वो फ्यूल से जो एनर्जी ड्राइव हुई है उसी से पावर बनेगी। तो अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट आपकी किस पे हो रही है, एनर्जी पे। चाहे आप एक्सकावेशन के लिए हिल्टी मशीन यूज़ करिए, चाहे ड्रिल का यूज़ करिए, उसमें या तो बिजली लगेगी या फ्यूल लगेगा, उस पर खर्चा होगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल यूज़ करेंगे, उसमें फ्यूल बर्न होगा। क्रशिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, फ्यूल बर्न हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है या फ्यूल लग रहा है। हीटिंग के लिए फ्यूल लग रहा है। केमिकल प्रोसीजर भी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ये सारे प्रोसेस में एनर्जी अल्टीमेट कंज्यूम हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। कोई भी प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट हो सकता विदाउट द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का कंजम्पशन अल्टीमेट, एनर्जी का कंजम्पशन अल्टीमेट, और एंड प्रोडक्ट के तौर पर हम किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि पूरी अर्थ है, पूरी अर्थ पे रॉक मटेरियल बिछा हुआ है क्रस्ट की लेयर पे, लेकिन हम अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ और सिर्फ रॉक का वो हिस्सा जिसमें इतना का अमाउंट मेटल का अवेलेबल है, जिसे हम एक्सकावेट करें तो वो प्रॉफिटेबल हो, उस अमाउंट ऑफ मेटल जो वहाँ पर अवेलेबल है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ग्रेड। उसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है, ग्रेड। इसलिए हम कहते हैं कि हाई ग्रेड का ओर है ये। आई बात समझ में। और ये हाई ग्रेड ओर को इस तरह से तय किया जाता है कि मेटल कंटेंट 30% होना जरूरी है। आई बात समझ में, मेटल कंटेंट 30% होना जरूरी है। अब कुल मिलाकर के जब हम इसे एक्सकावेट करते हैं तो यहाँ पर भी हमारी बंदिश ये आ जाती है कि जो टेक्नोलॉजी आज दिन तक हमारे पास अवेलेबल है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब हम एक्सकावेशन करते हैं तो भी वो जो ग्रेड, वो जो ओर जो हमने हाई ग्रेड ओर डिक्लेयर कर दिया है, उसमें से भी हम जो मेटल डिराइव कर पाते हैं वो 60% एफिशिएंसी से ही कर पाते हैं। रेस्ट 40% हमें छोड़ देना पड़ता है, वो रेजिडुअल में चला जाता है। यानी कि हमारे पास जो ओर अवेलेबल था, जिसको हम हाई ग्रेड ओर डिक्लेयर कर रहे थे, जिसमें से हमें मेटल एक्सकावेट करना था, वो मेटल निकालने के लिए जो हमने सारी टेक्नोलॉजीज लगाई, वो टेक्नोलॉजी भी 60% ही सक्सेस रेट है उनका, 60% ही मेटल निकाल पा रही है उसमें से। 40% मेटल ओर के रेजिडुअल के साथ ही मिक्स अभी भी बचा है, उसे हम कहते हैं रेजिडुअल मिक्स, और आप इसको कह सकते हैं वेस्ट। यानी कि जितनी भी माइनिंग है, उस माइनिंग के पीछे एक पूंछ बचती जाती है, एक ट्रेल पूरी की पूरी अंबार वेस्ट की ये क्रिएट होती है। तो पहला तो ट्रेल है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत बड़ा हिस्सा खनिज का था पूरे एरिया में, उसे हमने एक्सप्लॉइट ही नहीं किया, क्योंकि उसमें हमें दिखी ही नहीं कि मेटल क्वांटिटी उतनी अबंडेंट अवेलेबल है कि हम इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी लेबर फोर्स, इतनी एनर्जी उस पर बर्न करें, लेकिन फिर भी उसमें मेटल का कंटेंट तो ये था। तो अनटैप्ड रिसोर्सेज आज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन मेटल कंटेंट कम है। तो वेस्ट है, वेस्ट, ट्रेल में भी एक मेटल था, अनटैप्ड में भी एक मेटल है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्लियर हैं। तो कुल मिलाकर के तीसरा प्रोसेस, हम जो पर्टिकुलरली माइनिंग कर रहे हैं, इस माइनिंग में हमने 60% एफिशिएंसी यूटिलाइज की। ये 60% एफिशिएंसी में भी अभी 40% कमी है। इसे भी बढ़ा करके अगर हम 95% तक ले जाए तो क्या कमी है, मतलब और 35% हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। ये तीन जरिए आज इन तक अनटैप्ड पड़े हैं हमारे पास, इसको छोड़ो, इसको टैप कर लेंगे बायो माइनिंग से, इसलिए बायो माइनिंग इज़ रिक्वायर्ड। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब भी आप कोई माइनिंग एरिया देखते हैं, उस माइनिंग एरिया में केमिकल प्रोसीजर अल्टीमेट है, और इसमें कई तरह के हजार्डस एसिड रिलीज होते हैं, जिन्हें हम क्या कह करके पुकारते हैं इन सारे एरिया से, एसिड माइनिंग ड्रेनेज, इसे कहा जाता है AMD। एसिड माइनिंग ड्रेनेज नाम की चीज़ निकलती है। ये जो एसिड माइनिंग ड्रेनेज निकली है ना जयदीप, इसको कहाँ पर निकाल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पास में बह रही नदियाँ, तालाब, झीलें, उसमें जाकर के इसको पोर कर देते हैं। जब ये एसिड उन नदियों में जाता है, और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट 10-10, 11-11 हज़ार, 11,100 डिग्री, कई तरह के टेम्परेचर वेरिएशंस पे मेटल को ट्रीट किया जाता है स्मेल्टिंग के प्रोसेस में। और वो प्रोसेस के दौरान जब मेटल को ट्रीट किया जा रहा है तो मेटल को ठंडा भी तो करना है, तो वो ठंडा करने में जो पानी उपयोग हुआ तो पानी गर्म होगा, वो पानी कहाँ डिस्चार्ज होगा, वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। जब वाटर बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाएगा, पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। पानी में ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया तो पानी में जो बायोटिक लाइफ फॉर्म है उसे ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा।
जब उसे ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा वो मरनी शुरू हो जाएगी। जब वो मरनी शुरू हो जाएगी वो नीचे गिर जाएगी सरफेस पे, उसे डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करने के लिए और ऑक्सीजन की डिमांड करेगा। इसके तहत पूरा का पूरा पानी कंटेमिनेट होने लग जाएगा, बाकी के जीव जंतु पानी में मरने शुरू हो जाएंगे। उन मरे हुए जीव जंतुओं से लबालब इस पानी को खाने के लिए आएंगे वो ज़मीनी जानवर। ज़मीनी जानवर जब वो पानी पिएंगे तो अल्टीमेटली उन जानवरों को भी उस दूषित पानी को पीने से मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी। जब उनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी तो उन पर निर्भर करने वाले जीव जंतुओं की मृत्यु, पूरी की पूरी फॉरेस्ट, रिवर, एक्वेटिक, पूरी की पूरी टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म ही हार्म हो जाती है जहाँ पर ये माइनिंग ऑपरेशन के सराउंडिंग विसिनिटी में। इतनी बात क्लियर? इतना ही नुकसान नहीं पहुँच रहा था, ध्वंस होने का एक कारण यह भी बना कि तापमान के बढ़ने के साथ साथ हमने उस पानी में बड़े लेवल पर एसिड कंटेंट भी पोर कर दिया है। इसकी वजह से अब उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर था वो ऑर्गेनिक मैटर पूरी के पूरा एसिड के द्वारा कवर अप कर दिया गया है और उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे बैक्टीरियाज को वो ऑर्गेनिक कंटेंट अब उस लेवल पर नहीं मिल रहा कि वो सर्वाइव कर सकें। इसकी वजह से उस लेक, रिवर या किसी भी झरने, नदी की अपनी सेल्फ क्लींसिंग मैकेनिज्म भी खत्म हो जाता है, यानी कि नदी का सेल्फ सस्टेनेबल टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, नदी जीवित और जिंदा नहीं रह सकती। इस तरह से हमने जीव जंतु नदी वाले मारे, जल वाले यानी कि वाटर एक्वेटिक, इसी तरह से हमने भूमि वाले मारे, इसी तरह से जंगलों का नुकसान होगा, पूरा का पूरा एरिया बर्बाद हो जाएगा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बड़े ही भव्य खड्डे खोदे जाते हैं माइनिंग करने के लिए। कई तरह के करार एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के तौर पर किए जाते हैं, लेकिन खड्डों को भरती नहीं है कंपनियां। कई लेवल पर यह कहा जाता है कि आपको सैंड बैग्स के साथ फिलिंग करनी है अगर आप ड्रिल माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन सैंड बैग से फिलिंग नहीं की जाती। उन्हीं खोदे हुए खड्डों में बाद में अंडरग्राउंड वाटर आकर के फिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो लैंड कोलैप्स कर जाते हैं, कॉलोनी की कॉलोनियाँ लैंड कोलैप्स हो जाती हैं, बड़ी बड़ी क्रिएटर्स बनते हैं, बड़े बड़े खड्डे बनते हैं जिन पर कोई एग्रीकल्चर, वेजिटेशन या कोई भी अदर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सबसे इंपॉर्टेंट नुकसान इसका ये देखने को मिलता है, सॉइल इरोजन बड़े फास्ट रेट पर होती है और पूरा का पूरा रीजन बैडलैंड टोपोग्राफी में बदल जाता है, जो किसी भी तरह की खनिज, किसी भी तरह की खेती, जंगल या कोई और प्लांटेशन क्रॉप के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकता है। कंपनियों को यह कहा जाता है इन्वायरमेंट क्लियरेंस देने के दौरान कि जितने पेड़ों का कटना आप करेंगे उतने ही पेड़ आपको यहाँ और लगाने हैं। कंपनियां उन पेड़ों को या तो लगाती नहीं, और लगाती हैं तो मोनोस्पीसीज प्रमोट की जाती है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पेड़ केवल इसलिए नहीं होते हैं कि उनकी लकड़ियों का इस्तेमाल करना है, पेड़ बहुत सारी क्लाइमेटिक सर्विसेज दे रहे हैं जिन्हें इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। उन इकोसिस्टम सर्विसेज के तहत वो बहुत सारे जीव जंतुओं का घरौंदा होते हैं, उनको अपने भीतर घर बनाने को देते हैं। लेकिन जब हम मोनोस्पीसीज जैसे कि सफ़ेदा, यूकोलिप्टस और जैसे कि पॉपुलर, इस तरह के पौधे लगाते हैं, जीव जंतु इनमें अपना घर नहीं बनाते। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इनमें हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता उतनी नहीं होती जितना नेचुरल प्लांट में होती। तीसरा, इनमें कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करने की ताकत इतनी नहीं होती जितनी साल, टीक, महुआ, महगनी इन नेचुरल पेड़ों में होती है। तो हम नेचुरल ओरिजिनल फॉरेस्ट ग्रोथ को ख़त्म कर करके आर्टिफिशियल प्लांटेशन के माध्यम से जब हम इस तरह से फॉरेस्ट को रिप्लेनिश करते हैं, उसके द्वारा वो इकोसिस्टम सर्विसेज नहीं दी जा सकती जो एक नेचुरल फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। इस वे में हम डिवास्टेट करते हैं, जबकि हम नेचुरली जंगल काट करके पेड़ लगा भी नहीं रहे हैं। अगर लगा भी दें तो भी फायदा नहीं था उतना, हम तो लगा भी नहीं रहे, वो अलग बात है। तो कुल मिलाकर के पूरी तरह से आप वेजिटेशन का, उन लोकेलिटीज़ का नाश करते हैं, और उससे भी क्या उत्पन्न हुआ, 40% का वेस्ट क्रिएट किया, अल्टीमेट लेवल एसिड प्रोड्यूस किया, भूमि मृदा को यानी कि सॉइल को कंटेमिनेट किया, वाटर को कंटेमिनेट किया, और इतना भव्य स्मोक निकाल करके आपने पूरी की पूरी एयर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जब ये जा करके वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो पड़ती है एसिड रेन, और उसी एसिड रेन से वहीं पर रहने वाले गरीबों के ऊपर सबसे ज़्यादा आघात होता है। माइनिंग में काम करने वाले लोगों की आप हालत देख लीजिए, आपकी रूह त्रस्त हो जाएगी उन्हें देख करके। प्रति वर्ष पूरे विश्व भर में 12,000 लोगों की मृत्यु होती है माइनिंग में काम करने की वजह से। ये अमेरिकी सरकार के आंकड़े हैं, अगर इन्हें किसी प्रेस ब्यूरो की तरफ से या किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से आंकड़े लिए जाएं, आंकड़े कम से कम 25,000 बनते हैं। 25,000 लोगों की एनुअली मृत्यु होती है माइनिंग की वजह से, और ये सिर्फ वो हैं जिनकी डेथ होती है। अगर बीमारियां देख ली जाएं, 40 से 45,000 लोग ग्रस्त होते हैं हर साल, और बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। ब्रोंकाइटिस से लेकर के अल्टीमेट फ्लोरोसिस से लेकर के कौन कौन सी बीमारी नहीं होती आप सोच नहीं सकते। बच्चे अपंग पैदा होने लग जाते हैं, उनके अंदर कई तरह के डेवलपमेंटल डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें, अथाह एनर्जी, अथाह टेक्नोलॉजी, लेबर फोर्स, इतना सारा लैंड ऑक्यूपाई करना, और फिर सारा वेस्ट, चाहे इन द फॉर्म ऑफ एसिड, इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, गैशियस, लिक्विड, सॉलिड फॉर्म में सारा वेस्ट उसे डंप करने के लिए डंप साइट, डंप करने के बाद उस पर जब वर्षा पड़ेगी उसकी लीच, वो लिचेशन क्रिएट होगा और अल्टीमेटली वो और कंटेमिनेट करेगा। यह सारी प्रक्रिया अब लंबे समय तक नहीं चल सकती, इनका निजात ढूंढना जरूरी है, वो है बायोमाइनिंग। क्लियर? अब मैं कहूँ कि आप कहेंगे कि यह पर्सन तो पूरी तरह से माइनिंग के विरुद्ध है, यह विकास ही नहीं चाहता। नहीं हूँ मैं, माइनिंग के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि माइनिंग के द्वारा बहुत बड़े मुनाफे हैं,
क्या वो मुनाफे री इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, नहीं चाहिए एनवायरनमेंट को रिस्टोर करने के लिए? क्या उन मुनाफों को री इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए सॉइल की रिक्लेमेशन के लिए? क्या उन मुनाफों को री इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वहाँ पे काम कर रहे लोगों की लेबर लॉस, उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनकी एजुकेशन, उनकी स्कूलिंग, उनकी मेडिसिनल फैसिलिटीज़ के लिए? क्या वहाँ पर हमें किसी तरह की इकोलॉजिकल सर्विसेज को इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए? कुल मिलाकर के विकास से ही सबका विकास होगा, लेकिन विकास किसी एक का विकास होगा तो नुकसान होगा। इसकी वजह से आप जो इकोलॉजिकल नुकसान पहुंचाए हैं, जो सोसाइटी को डिग्रेड किया है, जो इन्वायरमेंटल नुकसान पहुंचाए हैं, इनको कवर अप करना किसी न किसी तरह से ज़रूरी है। इसके लिए नई तकनीक, नए इन्वेंशंस, नई डिस्कवरीज होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। कोई भी समाज डार्कनेस में चला जाता है अगर उसमें किसी तरह की न्यू प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ इनोवेशंस, न्यू मेथोडोलॉजीज, न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजी ना हो। और उन्हीं न्यू टेक्नोलॉजीज़ और उन्हीं फ्यूचर टेक्निक्स का नाम है बायो माइनिंग। तो हम मना नहीं करते हैं कि आप कन्वेंशनल मेथड से मत करिए माइनिंग, आप कन्वेंशनल मेथड से माइनिंग करिए, लेकिन आप अल्टीमेट सारे के सारे वो कन्वर्टर्स, वो फिल्टर लगाइए जिनसे हार्मफुल गैसेस हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट हो। आप लैंड फिलिंग करिए उन अबेंडेंट माइनिंग साइट्स की, आप वो फॉरेस्ट लगाइए जो आपको कहे गए मिक्स फॉरेस्ट। आप वहाँ के लोगों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एजुकेशन दीजिए, आप वहाँ के लोगों को स्किल और ऑक्यूपेशन सिखाइए, उन्हें बेहतर वे में पार्टिसिपेट कराइए कि वो भी उस बेनिफिट उठा सके माइनिंग का। आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर प्योरिफिकेशन, आप एग्रीकल्चरल न्यू टेक्निक्स, न्यू सीड्स, न्यू फर्टिलाइजर्स और लोगों की खेती बाड़ी का विकास करने में, उनमें समावेशी विकास कराने में उनमें योगदान दीजिए। तो माइनिंग करिए, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, वेल्थ कंसंट्रेटेड होगी, एक ही पर्सन रिच होगा, तो ऐसे ही चेहरे देखने को मिलेंगे। एट द कॉस्ट ऑफ अदर, एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, at the cost of resources, you cannot enrich yourself only. This is not the actual purpose of the growth. The actual purpose of the growth is the universal growth. It is not the growth of any individual, any family, any city, any ruler, any country. It is the growth of the universe. It is the growth of the world. Okay? अब ऐसे में देखते हैं करना क्या है, खेल क्या खेलना है। देखिए वो ग्लोब दो फटाफट। वर्ल्ड लेवल पर एक कंट्री आती है जिसका नाम है चिले। आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंटों में सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अगर ये ग्लोब आपके सामने रखें जो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, ग्लोब वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इस ग्लोब में ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का वेस्टर्न साइड पैसिफिक ओशियन, ईस्टर्न साइड अटलांटिक ओशियन, 2 ओशियंस के बीच में घुसा हुआ ये एक कॉन्टिनेंट है। और इस कॉन्टिनेंट में वेस्टर्न मोस्ट ऊपर पेरू है, नीचे चिले है। ये नॉर्थ अमेरिका में चलते हैं रॉकी माउंटेन और ये चलते हैं एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन के उधर एक डेजर्ट आता है अटाकामा डेजर्ट, ड्राइएस्ट एंड द हॉटेस्ट अटाकामा डेजर्ट। कभी नहीं भूलना, अटाकामा डेजर्ट इज इन द अटाकामा डेजर्ट इज इन द चिले इज इन द साउथ अमेरिका एंड एंडी माउंटेन्स आर ऑल्सो देयर। अब इन अटाकामा वाले डेजर्ट्स में बहुत जबरदस्त माइंस मिलती हैं, माइंस है कॉपर की, और वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिजर्व्स, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कॉपर कौन है? चिले। लेकिन चिले अपने सारे हाई ग्रेड कॉपर माइंस एग्जॉस्ट कर चुका है, और चिले के टोटल एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट बाय वैल्यू अगर देखें तो 70% एक्सपोर्ट बाय वैल्यू क्या है? कॉपर। ऐसे में सारी हाई ग्रेड माइन पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर चुका है। कैसे जिएगा? अब जीने का एक तरीका है, नए तरीके निकालने पड़ेंगे। जापान के साथ एग्रीमेंट करके, बायोटेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज लगा करके नई बायो माइनिंग टेक्निक में ये सबसे बड़ा पायनियर निकला है। अब आपसे अगर MCQ पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड लेवल पे कॉपर प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा कौन है, तो टेंशन ना लीजिए, क्योंकि बायो माइनिंग नाम की टेक्निक उसने इसी मजबूरी से उठाई है क्योंकि कॉपर पे उसकी इकॉनमी खड़ी थी और कॉपर के सारे हाई ग्रेड और एग्जॉस्टेड हैं। इसलिए बायो माइनिंग चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में ये सर्वाइव कराएगा किसको? चिले को। इसलिए ये ज़रूरी है। क्या करना है? बहुत सारे वो एरियाज तो टच ही नहीं किए थे शहर जिन एरियाज़ में हाई ग्रेड कॉपर नहीं था, लेकिन कॉपर तो था। तो वो अनटैप्ड एरियाज, जो ट्रेल छोड़ गई वेस्ट, वो सारे एरियाज, और जो प्रोसेस था बायो, अभी भी अगर हाई ग्रेड और कहीं पर बचा है उसको हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन की कितनी? 60%। उसे अभी भी एनहांस करके 95% पे ले जाना है। इन 3 एरियाज़ में रोल है किसी नए पर्सन का। ये है एक न्यू एजेंट जो आ करके सारी चीज़ों को यूटिलाइज करेगा, तभी जा करके अब मेटल मिलेगा, दैट इज़ कॉपर। कैसे काम करता है? ये है बायो माइनिंग। बायोलॉजिकली इट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से काम लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यही, वही बैक्टीरिया, फंगी, इन्हें भूलना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया, फंगी क्या करेंगे? 3 तरीके अपनाएंगे। पहला सबसे तरीका,
हीप लीचिंग, सेकंड डंप लीचिंग, फोर्थ एजिटेटर लीचिंग। चलिए पहले फिर लीचिंग समझा देते हैं। लीचिंग क्या होती है? क्रस्ट का ब्लॉक है, सॉइल, बादल, बादल ये उर्दू है बेटा, जब बादल बरसात, और जब ये बरसात हो गई तो क्या हुआ? सॉइल में बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं, ऐसे मिनरल्स हैं, ऐसे कण हैं जो पानी में घुलनशील है, सॉल्युबल मटेरियल है। ये वाटर के साथ मिक्स होकर के, डिजॉल्व होकर के, और सॉइल में परकोलेशन भी है, परमेबिलिटी भी है, तो ये धीरे 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 निचली सतह तक जाएगा। सॉइल की प्रोफाइल्स होती है ना, अलग अलग हॉरिजॉन्स है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट हॉरिजॉन से पास होते हुए नीचे तो ग्राउंड वाटर तक आ गया। इसे हम, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? लीचिंग। ये प्रक्रिया वैसे नुकसानदायक है अगर वो सरफेस के सारे न्यूट्रिएंट्स को लीच इन करके अंदर ले जाए, लेकिन वैसे ये बहुत जरूरी है, सॉइल में होना चाहिए, वरना ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहाँ से होंगे? पानी परकोलेट होना बहुत जरूरी है बेटा, वरना ग्राउंड वाटर नहीं मिलेंगे। इसी लीचिंग को हमें यूज करना है। सबसे पहला प्रोसेस जब हम लीफ लीचिंग की बात करें तो ये कौन सी प्रक्रिया है? देखिए समझिए, देखिए मैंने आपको ये बताया था कि वो एरियाज जो अब तक अनटैप्ड हैं, क्योंकि उनमें हाई ग्रेड नहीं था, लो ग्रेड था, उतनी मात्रा में मेटल अवेलेबल नहीं था, मतलब फ्रेशली एक्सकवेटेड साइट, उसके मटेरियल को उखाड़ा, कोई प्रोसेस नहीं अपनाया उस पर, सीधा उस मटेरियल को उखाड़ करके ढेर बना दिया, हीप लगा दिया। दूसरा, जितना वेस्ट ट्रेल बचा था, सारा वेस्ट ट्रेल माइनिंग के प्रोसेस में डंप लीच, उसका ढेर लगा दिया। दोनों समझ दो, एजिटेटर समझा दूंगा, इसी के समझने से आ जाएगा। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। आइए अब आपको एक बात पूछते हैं, सुनहरे की दुकान पे गए होगे कभी, उससे पूछने के लिए कि भाई ये मेरे सोने में प्योरिटी कितनी है। कई तरह की प्रक्रियाएं वो यूज़ करता है, कई तरह के एसिड यूज़ करता है बताने के लिए गोल्ड कितना, कॉपर कितना। फिर अगर आपको उसको कहेंगे इसको गला ले, तो गलाने के लिए भी उसे कई तरह के केमिकल्स में डालता है, और फिर फाइनली गहना गला करके उसका एक गोला सा बना करके रख लेता है। सारे एसिड्स में डालने के बाद मेटल आपके सामने निकलने आने शुरू हो गए सरफेस पे आने वाले मेटल की फिल्म उतारो, फिल्म उतार करके ड्राई कर लो, सोक कर लो, मेटल अचीव कर लो। ये तो सारे सिंथेटिक केमिकल्स हैं। कैसा हो कि अगर जीव जंतुओं के शरीर से कुछ ऐसे एसिड निकलें जो मेटल को पकड़ लें। तो कुल मिलाकर के आज इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन्हें अपने जीवित रहने के लिए मेटल चाहिए। एवरी लिविंग बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। आप मेटल कहाँ से लेते हैं? अपने खाने से। अरे मिनरल नहीं चाहिए आपको? घर जाकर के व्हीट का एक दाना, घर जाके रिसर्च करना, खोलना, उसमें कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट, कितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दिमाग की झल्लियाँ हिल जाएंगी। और अल्टीमेटली वो क्या है? मेटल हैं। तो ये सारे मेटल एज अ ट्रेस मेटल आप कहाँ से लेते हैं? फूड में से। तो एज अ ट्रेस मेटल आप खा जाते हैं। बैक्टीरिया में भगवान ने एक बहुत ज़बरदस्त ताकत दी है। बैक्टीरिया की एक खासियत है, ये मित्र भी है, ये एक तरह का वरदान भी है, ये एक तरह का शराब भी है, ये दुश्मन भी है। ये टीबी भी कराता है, लेप्रोसी भी कराता है, ट्यूबरकुलोसिस भी इसी से होता है, लेप्रोसी भी। लेकिन ये दही भी बनाता है, कर्ड, योगर्ट, और यही वाइन भी बनाता है। सदियों से मनुष्य बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन का प्रोसीजर अपनाया आता है। आपकी दादी नानी से जाकर के पूछो, अचार बनाने की प्रक्रिया उन्हें आती है। लेकिन ये अचार बनाने की प्रक्रिया कैसी, क्यों, वही तो सारा खेल है। बायोमाइनिंग क्या है? बस अचार बनाना है और कुछ भी नहीं करना है, चीज़ों को परिवर्तित कर देना है। वो अचार, वो कच्ची अम्बी जो आपके दांतों से नहीं टूट रही है, वो उंगली से टूट रही है, क्या कर दिया? परिवर्तित करके रख दिया उनको। कैसे? वही है बायो एस्पेक्ट। आइए समझते हैं। देखिए होता क्या है, दो तरीके आपके पास होंगे। सपोज कीजिए आधा कटा हुआ नारियल का खोपा है आपके हाथ में, आधा कटा हुआ नारियल का खोपा, और उसमें मैंने कोई मिक्सचर मटेरियल डाल करके भर दिया। वो जो मिक्सचर मटेरियल डाल करके भरा है वो है मेटल, और नारियल का खोपा है ओर। नारियल का खोपा और है, और वो जो मिक्सचर मटेरियल बना, अब मैं इंग्लिश में ही कह दूं, दक्षिण भारतीयों समझ, नारियल का शेल, इट इज अ कोकोनट शेल। सपोज इट इज अ काइंड ऑफ ओर and the material embedded inside it is a kind of the metal that we need to extract. okay? तो नारियल का खोपा है और उसके अंदर क्या है? मटेरियल। अब हमारे पास मेटल निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो वो है कि हाथ डाल के सीधा नारियल के खोपे में से मेटल निकाल दिया, और दूसरा तरीका यह है कि किसी तरह से नारियल का खोपा नष्ट कर दिया तो मेटल अपने आप ही गिर जाएगा। बस इतना सा खेल था। मुझे पहला तरीका जिसमें सीधा हाथ डाल के मेटल निकाल लिया, उसे कहते हैं बायो लीचिंग। उसे क्या कहते हैं? बायो लीचिंग। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ। और दूसरा तरीका जिसमें नारियल का खोपा नष्ट कर दिया और मेटल मिल गया, बायो ऑक्सीडेशन। बायो ऑक्सीडेशन, बस और कुछ भी नहीं है। ये दोनों काम किसने किया थी? दैवीय ताकत कौन थी?
वो दैवीय ताकत था, वो बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं द गॉड गिफ्ट। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? सिंपल सा नाम है, सुनने में लगेगा पता नहीं कितना प्रॉब्लम है। देखो ग्रीक और लैटिन लोगों ने जहाँ जहाँ से जो जो रॉक, जो मिनरल, जो जो मेटल मिलते थे या जैसा जैसा वो देखते थे उनके बेसिस पर उनके शॉर्ट नेम रख दिए। जैसे गोल्ड का शॉर्ट फॉर्मूला AU माने ऑरा है ना, इसी तरह से लेड, तो लेड चल रहा है उधर PB, इसी तरह से ये नाम रखे हुए हैं। मुद्दे की कहानी यहाँ पर ये आ जाती है कि इनके तहत अब एक बैक्टीरिया का नाम देखो कैसा है, थायोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से दही नहीं बनाते, तो थायोबैसिलस फर ऑक्सीडेंस। फर माने फेरस माने आयरन, ऑक्सीडेंस माने ऑक्सीडेशन करना, थायोबैसिलस माने बैक्टीरिया, थायोबैसिलस फर ऑक्सीडेंस। क्या दिक्कत है इसका नाम याद करने में? ये बैक्टीरिया याद करना पड़ेगा, ये आने वाले ज़माने का सुपर हीरो है। अगर आपसे कोई पूछे कि आने वाले ज़माने का सुपर हीरो कौन है, थायोबैसिलस फर ऑक्सीडेंस, यही वो सुपर हीरो हैं, पूरी दुनिया को बदलने का दम रखते हैं। अभी टॉपिक की ग्रेविटी नहीं समझ आ रही, जब मैं इसे ऐसे ही शिफ्ट करूंगा रेयर अर्थ मेटल की तरफ, तब आपको फील हो जाएगा कि यही है सुपर हीरो। ओके, और इसका दूसरा भाई, जब भी ये इसकी शक्तियाँ क्षीण पड़ने लगती हैं, वो इनकी शक्तियों को सशक्त बनाने आता है, उसका नाम है एसिडी थायोबैसिलस फर ऑक्सीडेंस। वो आता है खास तरह का एसिड लेके, कहता है ये ले वो एसिड जो तुझे नष्ट करने वाली ताकतें हैं उन्हें खत्म करेंगे। अब कुल मिलाकर के थायोबैसिलस फर ऑक्सीडेंस, एसिडी थायोबैसिलस फर ऑक्सीडेंस, ये दोनों एक्टिव हो गए हैं। इनको बोला अपना काम करो, कहते क्या करें? काम करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। कहते क्या? कहते परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट pH लेवल, परफेक्ट प्रेशर, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर हम सब कुछ करेंगे। कहते करोगे क्या? कहते 2 तरीके करेंगे। कहते क्या? कहते वो जो आप अलग से केमिकल डाल करके, सिंथेटिक केमिकल डाल के मेटल निकालते थे, हम आपको अपने दम पे ये करके दिखाएंगे। कैसे कैसे? कहते 2000 सालों से रोमन्स को ये प्रक्रिया आती थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था वो कर क्या रहे हैं। रायो टिंटो नाम की एक नदी है स्पेन में। रायो टिंटो नदी जब वहाँ से बहती थी, रंग नीला होता था। रोमन्स उसे देख करके हैरान होते थे, कहते नीले रंग की नदी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता लगा कि इसमें कुछ बात है। धीरे धीरे नदी का पानी चैम्बर्स में लेकर के रखना शुरू कर दिया, फिल्म उतार करके सुखानी शुरू की, तो तांबा मिलने लगा, कॉपर। अरे पता लगा नहीं तो कॉपर है, बड़ा उपयोगी है, कॉपर का यूज़ होने लगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था, उन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि रायो टिंटो नदी में ये कॉपर आ कहाँ से रहा है, कौन सी ऐसी दैवीय ताकत इन्हें रायो टिंटो नदी में भेज रही है। वो भेज रहे थे वहाँ बैठे हुए भगवान के रूप में बैठे हुए बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया वहाँ से अपना सारा कार्य कर रहे थे। आई बात समझ में? तो वो बैक्टीरिया कैसे कार्य कर रहे थे? देखिए, बैक्टीरिया की अपनी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप केमिकल सिंथेटिक एसिड सुनते हो, आपकी बॉडी में एसिड नहीं है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सुबह सुबह अगर नाश्ता लेट करते हो या फिर बर्गर गंद खाने की आदत है, कुछ भी ऐसी बातें हैं, तो सुबह सुबह खट्टे डकार आते, डॉक्टर को नहीं कहते क्या हो रहा है, गले में पानी सा नहीं आने, अजीब क्या करते हो सुबह सुबह उठ के, उंगलियां डाल के निकालते हो। ये है HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये पेट में बनने वाला वो एसिड जो खाने को जलाने का काम करता है। जब आपके पेट में जठराग्नियाँ जलती हैं, यही एसिड आकर के खाने को भस्म करता है और फिर वो आपको उपयोगी वस्तुएं देता है। कुल मिलाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप भोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल करके ख़त्म कर सकते हैं, खाते कुछ हैं जाता कुछ है बाहर, सही ना? उधर से जूस वाली मशीन में डाला पाइनएप्पल, निकाला जूस। अब एक आंटी हैं या एक अंकल, उनके दांत नहीं है, उनके लिए अनानास किसी कार्य का नहीं है, वेस्ट है। लेकिन अगर कहीं बीच में मशीन इंड्यूस कर दो और वो उस अनानास का जूस निकाल दे, तो उसका उपयोग ले सकते हैं कि नहीं? ठीक इसी तरह से हमारे पास वेस्ट है, अनटैप्ड मटेरियल है, बीच में हमें वो जूस वाली मशीन और बीच में हमें सिर्फ वो एजेंट, वो कैटलिस्ट इंड्यूस करना है, दैट इज माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो उसे अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले ऑर्गेनिक एसिड्स के माध्यम से इस तरह से बाउंड कर लें उस मटेरियल को कि वो मटेरियल सॉल्युबलाइजेशन के प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वो मटेरियल डाइल्यूट होने की टेंडेंसी में आ जाए। फिर वो मटेरियल बड़े आराम से जल के साथ घुल करके नीचे आ जाएगा, उन्हें हम उन ट्रेस पे इकट्ठा कर लेंगे और धीरे धीरे उन्हें हम प्रोसेसिंग चैम्बर में जब डालेंगे, मेटल की लेयर ऊपर आ जाएगी, उसे छान करके फिल्म उतार करके सुखा लेंगे, पानी रह जाएगा। आई बात समझ में? सिंपल, कुछ भी नहीं था। ये जो मैंने 2 ढेरे बनाए हैं, इन 2 ढेरों में आपको क्या करना है? बैक्टीरिया इंड्यूस कराने हैं। डन। बैक्टीरिया को भूखे तो नहीं मारोगे? बैक्टीरिया डाल दिया वहाँ पे, कुछ काम, क्रिकेट प्लेयर खड़ा कर दिया, बैट्समैन, खाने को कुछ नहीं दिया, बैटिंग करेगा? नहीं। बैक्टीरिया घुसेड़ा, बैक्टीरिया को क्या देना पड़ेगा? न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया भी 2 तरह से कहते हैं यार तुम ज़्यादा टेंशन हमारी मत लो। अगर तो हम देखेंगे कि मटेरियल कौन सा है, सल्फर बेस्ड ओर हैं, अगर सल्फेडिक ओर्स,
फिर तो हम अपना खाना अपने अंदर से ही निकालेंगे, तुम चिंता मत करना हमारी, बाहर से खाना मत देना। क्योंकि सल्फर बेस्ड और जितने भी हैं उनमें से इस अनऑर्गेनिक मटेरियल से ये कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना जानते हैं, अपना भोजन बनाना जानते हैं। और मैंने बताया था बैक्टीरिया सेल में 95% क्या है, कार्बन। उसे कार्बन दे दो, उसे एनर्जी मिल जाती है। बैक्टीरिया को अगर बचा करके रखना है तो क्या दो, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फॉस्फोरस भी चाहता है लेकिन कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो भी और सल्फाइडिक ऑर्स हैं जैसे कि कॉपर है, निकल है, आयरन है, ये सारे प्रोसेस में से जब इनमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है उस बैक्टीरिया को तो वो इस ओर को ही अपने भोजन में परिवर्तित करने लग जाता है, यहीं से वो कार्बन निकालनी शुरू कर देता है, यूज़ करने लग जाता है। लेकिन जो नॉन सल्फाइडिक ओर है जैसे कि गोल्ड निकालना है, यूरेनियम निकालना है, तब जाकर के ये बैक्टीरिया कहता है अब तुम्हें मुझे खाना देना होगा। फिर साइंटिस्ट बाहर से शुगर इंड्यूस करते हैं, कहते हैं ले खाना, काम कर जो तुझे बताया है। ओके, दोनों प्रक्रियाएं क्लियर। क्या करेगा, सिंपल एस्पेक्ट ये है कि वो जो सल्फाइड मटेरियल है, वो जो सल्फर ओर है, उसके ऊपर अपना एसिड फेंकेगा और उसे किस में बदल देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। जब वो सल्फ्यूरिक एसिड में बदला गया तो मेटल डाइल्यूट, और जब मेटल डाइल्यूट हो गया तो कुल मिलाकर के कहाँ आ जाएगा, लीचिन। कहाँ आ जाएगा, नीचे हमने चैम्बर बना रखा है, सारा उसमें इकट्ठा होगा, बगल में प्रोसेसिंग चैम्बर है, सारा उसमें जाएगा, फिल्म सरफेस पे आ जाएगी, सारा रेजिडुअल नीचे रह जाएगा, साफ करेंगे, मेटल ले लेंगे, रेजिडुअल से मेटल निकाल लिया, अनटैप्ड रीजन से मेटल निकाल लिया। और आपको क्या चाहिए, ये क्या थी, बायो लीचिंग। सीधा अटैक किस पे कर दिया, मेटल पे। लेकिन कुछ मेटल ऐसे ढीठ हैं, वो कहते हैं तुम जितने प्रयास कर लो, तुम कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, तो पुराने रामानंद के सीरियल नहीं देखे आपने, पहले शक्ति मारी तो बंदा काबू में आ गया, दूसरी शक्ति मारी उसने खा ली, कहता कुछ नहीं हुआ मुझे। ऐसे में क्या करना, उसके साथियों को खत्म कर दो, यानी कि नारियल का खोपा ही खत्म कर दो। जिस कंपाउंड के अंदर भी वो, जिस भी ओर के अंदर वो ट्रैप है, अगर वो मेटल को नहीं आप डाइल्यूट कर पा रहे तो क्या हुआ, उसको ही डाइल्यूट करके रख दो सराउंडिंग रीजन को, मेटल अपने आप ही फ्री हो जाएगा। मतलब आपको वो मेटल अब इजीली मिल सके ऐसी ग्राउंड पैदा कर देंगे। आई बात समझ में, ये है बायो ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर के मेटल की ऑक्सीडेशन कर देते हैं और उसका वर्जन ही कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। इसकी वजह से वो चीज़ जो अब तक हमें उत्पन्न मिल ही नहीं रही होती, अब वो हमें डाइल्यूट वर्जन में मिल जाती है और हम उसे कलेक्शन चैम्बर में कलेक्ट करके सीधे निकाल करके उपयोग करते हैं। दैट्स इट। ओके, तो उनकी फॉर्म को चेंज करना, उनके कैरेक्टर को चेंज करना, ये सारा काम किसने कन्वर्ट किया, सॉल्युबलाइजेशन का प्रोसेस किसने बिगिन किया, बैक्टीरिया ने। और एक बार एक चीज़ अगर आपके सामने एक मेटल, आपने करना क्या था यार, आपने कन्वेंशनल बाइंडिंग टेक्निक में क्या किया, पत्थर उखाड़ा, क्रश किया, ग्राइंड किया, हीट ट्रीटमेंट किया और फिर केमिकल किए। कर क्या रहे थे आप सारे खेल में, पत्थर मिट्टी हटा करके तांबे को पिघला के निकाल रहे थे कि नहीं। अंततः आपका कार्य क्या था, तांबा निकालना। और आप इसके लिए कितने यंत्र कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि किसी तरह से तांबा हमारे केमिकल में डाइल्यूट होकर आ जाए, फिर हम केमिकल अलग करके तांबा निकाल लेंगे। ये सारा काम बैक्टीरिया ने कर दिया ना ग्राइंडिंग, ना क्रशिंग, खुद वो घुस गया जाके खुद ही उसके अंदर, कहते ये मेटल है, ओके, इन द नारियल खोपा यही है। उसने उसको उठा के मारा अपना ऑर्गेनिक एसिड मिलने के बाद वो डाइल्यूट हो गया, बट डाइल्यूट होकर के लीच के साथ बह करके आ गया और अब आप उसे ले लो। सिंपल यार, वेरी सिंपल। 2 प्रोसेस क्लियर कर दिए, बायो लीचिंग, बायो ऑक्सीडेशन, यही थी बायो माइनिंग। और क्या चाहिए। लेकिन इस पृथ्वी पर सपोज करो आपका जन्म हुआ है और जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन किसी ने, बगल वाले ने आकर के टेरा लगा दिया वेस्ट का, कहता है चक। आपको 2 प्रतिज्ञाएं लेनी है, एक तो इसके ऊपर नया ढेर ना फेंका जाए, दूसरा इसके बाद कभी बरसात हवा कुछ ना चले, एकदम क्लोज्ड एनवायरनमेंट हो, और तीसरा आप 100 साल तक जियोगे। 100 साल के बाद आकर के देखना ये तो अपने आप ही खत्म हुआ होगा ढेर, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर देयर। बैक्टीरिया आपके कहने पर ये कर रहे हैं ऐसा नहीं, ये तो पृथ्वी में सदा से होता ही आया है, वरना आज के दिनों में ये सब आपको मिलना ही नहीं था। ऑक्सीजन आपको पहली बार ऐसे ही मिला, साइनोबैक्टीरिया। आज जब ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तटों पर जा करके जिन छोटे छोटे गोल पत्थरों पे फोटो खिंचाते हो, वो कौन है, 4 बिलियन ईयर्स पहले हुए साइनोबैक्टीरिया का डेड वर्जन। उन पर बैठ के आज आप फोटो में खिंचाते हो, पत्थर बने पड़े बेचारे, पत्थर की मूर्त। मुद्दे की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आपको कोई भी ढेर नहीं नजर आएगा 100 साल, लेकिन क्या हम बैठे रहें, प्रधानमंत्री जी का ऑर्डर है मुझे शाम तक तांबा चाहिए, और उनको कहीं 100 साल वेट करो, बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, नहीं। हमें प्रोसेस को एनहांस करना पड़ता है, और उस प्रोसेस को एनहांस करने के लिए जब हम इन्हें अपनी मर्जी के अनुकूल बिहेव करा रहे हैं, उसे कहते हैं बायो माइनिंग।
यानी कि वो बायोटिक परफॉर्मेंस को, वो बायोटिक प्रोसेसेस को जब आप अपनी विशेस के अकॉर्डिंग, अपने क्रिएटेड एनवायरनमेंट में, अपनी क्रिएटेड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, नाउ इट इज कॉल्ड अ बायो माइनिंग प्रोसेस। इसमें भी सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस है एजिटेटर माइनिंग। वैट्स जानते हो वाट्स क्या होते हैं? वो जो बड़े बड़े लकड़ी के घड़े पुराने ज़माने में जिनमें क्या क्या डाला जाता, दारू में सब कुछ मिक्स किया जाता था, उन्हें दो तरफ से कुंडों से उठाया जाता था, ऐसे बड़े बड़े वैट बनाए जाते थे। इन वैट में क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। जब भी आपको बायो माइनिंग करनी है, आपको क्या क्या घुसेड़ना है, बस ये डालना है। सबसे पहले आपको क्या कॉन्ट्रीब्यूटर देना है मोहित जी बायो माइनिंग में? द वेरी फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन द बायो माइनिंग इज द वाटर। अरे लीच इन तो वाटर से ही होगी ना यार, बिना वाटर के कैसे लीच इन करा लोगे? और बैक्टीरिया के सर्वाइव करने के लिए मॉइस्चर नहीं चाहिए क्या? वाटर। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको क्या चाहिए? सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और नहीं है तो कैसे कराओगे यार? तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको क्या चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और चौथा क्या चाहिए? न्यूट्रिशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंड वाटर। चार चीजें घोल दो, बस खेल देखो, फिर सारा मसाला तैयार, सारा गेम हो जाएगा। ओके, लेकिन ये तो अपनी रफ्तार से हो रहा है। ऐसे में अगर इन्हें हमें एक टब में डाल दिया या किसी चीज़ में और उसे हम हिला रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, नेचुरली बैक्टीरियल एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी कि नहीं? जैसे ही बैक्टीरियल एक्टिविटी फास्ट होगी, और दूसरी बात और मटेरियल भी लूज होगा, उसमें भी वियर एंड टियर और ब्रेकेज होगी, तो बैक्टीरिया को हेल्प प्रोवाइड होनी शुरू हो जाएगी, फेनोमेना फास्ट हो जाएगा। और जब फेनोमेना, क्योंकि बेटर इंटरेक्शन हो पाएगी बिटवीन द ओर एंड बिटवीन द डीकम्पोजर, फॉर दैट यू नीड टू स्टर द प्रोसेस। स्टरअप करना पड़ेगा। स्टरअप क्या होता है? चम्मच डाल के हिलाना। तो यू नीड टू स्टर द प्रोसेस। जैसे ही आप प्रोसेस स्टर कर दोगे, वो फास्ट हो जाएगा। इस तरह से तीसरा है एजिटेटर, और उसी का एक दूसरा नाम है रिएक्टर बायो माइनिंग। अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि बायो माइनिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड लेवल पर दुनिया चलेगी मेटल के बिना? ना। आप तो तेजी से मेटल की तरफ परिवर्तित हो रहे हो। आप तो हाइपर लूप बनाने की बात कर रहे हो, जिसमें इतनी तेज दौड़ेगा आदमी, कोई सोच नहीं सकता। चंद्रमा पे, मंगल पे और पता नहीं कहाँ जाने की बातें कर रहे हो। डीप माइनिंग करना चाह रहे हो, अर्थ के कोर को देखना चाह रहे हो, मेटल के बिना कैसे कर सकते हो? समुद्री जहाज, हवा में उड़ने वाले जहाज बढ़ते चले जा रहे हैं। दिन ब दिन आप ऑटोमेशन की बात कर रहे हो, मशीनें और एक से एक रोबोट्स। आप तो ये तक कहते हो कि मनुष्य का कार्य भी रोबोट करेंगे। ये सब कैसे होगा बिना मेटल? तो मेटल तो चाहिए, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर सिनेरियो क्या खड़ा है? सिनेरियो वर्ल्ड लेवल पर यह कह रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जितने भी हाई ग्रेड और माइनिंग थी, एग्जॉस्ट होने की कगार पे हैं। कईयों में तो एग्जॉस्ट हो गई है, बाकी में एग्जॉस्ट होने वाले हैं। फ्यूचर कैसे चलेगा? बायो माइनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बायो माइनिंग ने दुनिया बदल के रख दी है, वो है रेयर अर्थ मेटल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द रेयर अर्थ मेटल। अब आपसे मैं पूछूं रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात कि रेयर अर्थ मेटल तो रेयर होते ही नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि रेयर अर्थ मेटल का मतलब कि बहुत रेयर ही मिलते हैं, नहीं। रेयर अर्थ मेटल का नाम इसलिए रेयर अर्थ मेटल नहीं है कि रेयर मिलते हैं, ये तो कॉपर निकल के कंपैरेटिवली अबंडेंट मिलते हैं, ये तो अबंडेंट हैं। लेकिन मुद्दे की बात क्या है? हमने अभी बताया आपको मेटल कैसे रिकवर होता है। मेटल की कंसंट्रेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर एक एरिया में, फिर ही आप उसे निकाल पाते हो, फिर ही वो मिनरल ओर कहलाता है। अब मेरे हाथ में रेत का एक लिफाफा है, या तो मैं उसकी ढेर एक जगह पे लगा दूं यहाँ, और आप आएँ और डोलू में भर के ले जाएं, और दूसरा मेरे हाथ में रेत का एक लिफाफा है, मैं उसे पूरी क्लास में फैला दूं। आप इकट्ठे नहीं कर पाओगे, आप इकट्ठे नहीं कर पाओगे। यहीं पे सारी दिक्कत है। तो क्या किया जाए? स्यापा ये है रेयर अर्थ मेटल का कि ये पूरी अर्थ की क्रस्ट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है। इसकी वजह से इनका कोई और ही नहीं नजर आता कि इनका और क्या है। इसलिए ये प्राइमरी मेटल की तरह रिकवर नहीं होते। हम जब भी कोई मेटल को उसका ओर से रिकवर करना चाहेंगे, लाइक फॉर द एग्जांपल फॉर आयरन, तो ये सेकेंडरी मेटल के तौर पर रिकवर होंगे। प्राइमरी आयरन ही होगा, ये उसी ओर में मिलेंगे हमें छुटपुट दाना दाना, लेकिन एज अ सेकेंडरी मेटल। मतलब ये रेयर इसलिए हैं कि इनका जखीरा नहीं मिलता किसी भी एक जगह पे, ये पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूट हो गए इवनली, हर जगह पे फैला दिए गए। जैसे स्प्रिंकलर्स डाल देते हैं ना, उस तरह से फैला दिए, एक जगह पे टेरा नहीं है इनका। इसकी वजह से दे आर द रेयरेस्ट। लेकिन क्यों चर्चा कर रहे हैं इनकी यूनिक एटॉमिक क्वालिटीज़। ये पीरियोडिक टेबल पे बॉटम पे आते हैं 15 लैंथेनाइट्स ग्रुप्स और स्कैंडियम एंड येत्रियम, इनको मिला करके ये रेयर अर्थ मेटल बनते हैं। लैंथेनाइट्स, स्कैंडियम एंड येत्रियम, इनको मिला करके ये क्या बनते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स। लेकिन इन रेयर अर्थ मेटल की आज चर्चा क्यों हो रही है? इनकी खास तरह की एटॉमिक क्वालिटीज़, जिसकी वजह से इनके लाइटेस्ट वेस्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट होने का दम है। लाइटेस्ट वेस्ट में ये स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट होने का दम रखते हैं, और इनकी अल्टीमेट फॉस्फोरस क्वालिटीज़, मैग्नेटिक क्वालिटीज़,
फॉस्फोरस क्वालिटीज, ये दोनों के बिना नहीं बन सकता क्या आज की दुनिया का एक भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, एक भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। और दुनिया नहीं चल पाएगी मोबाइल के बिना, कंप्यूटर के बिना, लैपटॉप के बिना। स्पेस स्टेशन भी नहीं चलेगा जो हवा में घूम रहा है ना, क्योंकि वो सारा सिमुलेटेड एटमॉस्फेयर पे चल रहा है और वो सारे वर्जन कंप्यूटर्स पे बेस्ड हैं। सारा आईटी की टेक्नोलॉजी है, सारा खेल कम्युनिकेशन पे टिका हुआ है। आने वाले समय में हमें दो चीज़ें चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वी नीड क्लीन एनर्जी, फॉर दैट वी नीड क्लीन मशीन्स, लाइक फॉर दैट वी नीड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बनेंगे बिना रेयर अर्थ मेटल। और सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वी नीड क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक रीन्यूएबल। एक सिंगल रीन्यूएबल इक्विपमेंट नहीं बन सकता विदाउट रेयर अर्थ मेटल। तो ना तो एनर्जी बनाने के इक्विपमेंट बनेंगे और ना खुद ट्रांसपोर्ट के वैसे मोड बनेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन से, लैपटॉप स्क्रीन से, मोबाइल की स्क्रीन तक जितनी भी एलईडियाँ यूज़ होती हैं, सब में रेयर अर्थ मेटल फॉस्फोरस यूज़ हो रहा है। आपके जितनी भी हार्ड डिस्क यूज़ हो रही हैं, एनीथिंग, हर किसी में वो अल्टीमेट लाइटेस्ट वेस्ट का हाईएस्ट क्वालिटी का मैग्नेट यूज़ हो रहा है कंडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स साथ साथ चलती है, आप जानते हैं। सारे नेटवर्क को पतली सी चिप पर बैठाए रखने के लिए, एक साथ लेकर के चलने के लिए, क्योंकि इतना मोटा चंबक अगर चिपका देंगे तो लैपटॉप भी इतना मोटा होगा। वो जो पतले पतले एज मोबाइल आपको चाहिए वो नहीं मिलेंगे। मैग्नेट ढूंढने पर भी नहीं मिलता कि सारा मैटर किसके ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि ये रेयर अर्थ मेटल की यूनिक एटॉमिक क्वालिटी है कि वो उसे इतना प्रबल बनाती है, मजबूत। लेकिन दुख कहाँ पे है, रोना कहाँ है? वर्ल्ड का 90% रेयर अर्थ मेटल कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना। और चाइना में 3 प्रोसेस, पहला मोनोपोली प्रोडक्शन है, दूसरा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस चाइना की, और तीसरा इलीगल माइनिंग। क्या हो रहा है? मोनोपोली और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से कीमतें निर्धारित स्वयं करता है। अमेरिका जैसा देश एप्पल के मोबाइल बनाता है और रेयर अर्थ मेटल चाइना में, इसलिए तो एप्पल वहाँ पे बनता है। डिज़ाइन कैलिफोर्निया में होता है, असेंबल चाइना में होता है। आई बात समझ में? मेजॉरिटी कंपनियों के नए ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक के वहाँ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? दिस इज़ द रीज़न। लेकिन होगा क्या? आपने इतने महंगे रेयर अर्थ मेटल ले लिए जो ऑलरेडी रेयर हैं और 90% चाइना के हाथ में ले लिए। उधर से चाइना क्या कह रहा है? इलीगल के माध्यम से निकाल दो। हुवाई कंपनी मोबाइल बना रही है ना, उसको सस्ते दे दो। उधर से वो एप्पल का मोबाइल लॉन्च करने जा रहे हैं 70,000 में, जिसमें रेयर अर्थ मेटल यूज़ हुए हैं। इधर से 20,000 में सेम क्वालिटी वाला मोबाइल रिलीज हो रहा है। उनका 50,000 का बिजनेस ठप, उनकी प्रोडक्शन लाइन ठप, उनके रोजगार ठप। इस तरह से आप दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और बाकी कंट्रियां रोती हैं कि तुम अपनी इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करो। क्यों? चाइना बड़े आराम से पल्ला झाड़ देता है कि इलीगल माइनिंग इज़ अ मेनेस, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट। क्योंकि अदरवाइज जब आपको जेन्युइनली रेयर अर्थ लेना है तो मोनोपोली और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है, प्राइसेस डिसाइडेड है, पर साइड बाय साइड आप उनके बाजार, उनकी प्रोडक्शन को बर्बाद करने के लिए सस्ता माल निकाल रहे हो, वो ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका सवाल ये पूछता है कि मैं कौन हूँ? तो अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति के सेक्रेटरी कहते हैं सर वी आर द लीडर्स। कहते हैं भाई सबसे ज़्यादा सबमरीन्स हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर ऑपरेटेड वारफेयर इक्विपमेंट हमारे पास है, युद्धपोत इतने हैं कि हर आइलैंड और हर कंट्री के सामने खड़ा कर दें, 2-4 घंटे में सबको नष्ट कर देंगे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोई टक्कर नहीं है। कहते ओके, हम किस पे खड़े हैं? सर हम आईटी पे खड़े हैं, मैसेजिंग पे खड़े हैं, रडार सिस्टम पे खड़े हैं, टेक्नोलॉजी पे खड़े हैं। ये सब किससे चलता है? सर रेयर अर्थ से। अगर कल को चाइना इसे रोक देगा तो क्या होगा? सर हमारी सॉवरेनिटी खत्म। हम सारे फ्यूल, सारे रिसोर्सेज, सारे इक्विपमेंट, सारे गैजेट होते हुए भी एक क्षण में अधीन आ जाएंगे उसके। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कि आपने हमें कितने पैसे दिए रिसर्च के, लेकिन यह सत्य तो स्वीकार करना होगा कि रेयर अर्थ मेटल का इस पृथ्वी पे कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अमेरिका के पास हर चीज़ का अल्टरनेटिव है, बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ द रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल ही होगा। आई बात समझ में? उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं, और उस पर मोनोपोली चाइना। अभी अमेरिका बचा है क्यों? कनाडा में सबसे ओल्ड लैंड मास है कैनेडियन शील्ड, उसमें रेयर अर्थ मेटल हैं, वो मिल जाते हैं, और चाइना के साथ व्यापार चल रहा है। लेकिन अगर मुझे एक बात बताओ, चाइना ने अगर नक्का दबा दिया, रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई रोक दी, पूरा वर्ल्ड चौक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सारे रेलवे के सिग्नल, एरोप्लेन के सिग्नल, सारे मरीन सिग्नल्स, एवरी डे टू नाइट एक्ट किसके बेसिस पे हो रहा है भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स। वो क्या है? रेयर अर्थ। सारे फ्यूचर की क्लीन एनर्जी किस पे टिकी है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी किस पे बेस्ड है? रेयर अर्थ। सो दिस इज द एस्पेक्ट। तो फिर अमेरिका ने कहा कि क्या करें फिर? कहते सर वी हैव ऑप्शन। कहते क्या? वी हैव गॉड गिफ्टेड बैक्टीरियाज। कहते ये क्या करेंगे? कहते सर इनमें इतनी ताकत है कि हम जितने भी एलईडी, मोबाइल्स, कंप्यूटर वेस्ट में डिस्कार्ड करते हैं,
उनमें हम इन बैक्टीरिया को घुसेड़ दें, इनमें इतना दम है कि ये सारे रेयर अर्थ मेटल को लीच आउट करके वापस दे देता है और कंप्यूटर मोबाइल असेंबली वहीं रह जाती है। कहता शुक्र है बचा लिया, इन बैक्टीरिया को पैदा करो। हम नया रेयर अर्थ मेटल की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से ही रेयर अर्थ मेटल डिराइव करेंगे।